तो आज की इस वीडियो में हम जो है वो भारतीय संविधान के बारे में जानेंगे। ये हमारी खान सर की पीडीएफ है पॉलिटी की, क्योंकि हम खान सर की क्लास तो ले लेते हैं पर लेकिन हम पीडीएफ रीड नहीं कर पाते हैं, जिससे कि हमारा रिवीजन समय समय पर नहीं हो पाता है। तो अगर जो आपने इसकी प्रिंट आउट निकलवा लिया है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसमें क्या करेंगे, अंडरलाइन करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है, भारतीय संविधान यानी कि संविधान कॉन्स्टिट्यूशन। सभी के लिए बराबर कानून को ही हम क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। सभी के लिए जो बराबर कानून होता है उसे ही हम संविधान कहते हैं। देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा, है ना, उसे चलाने के लिए जिस किताब में वर्णन किया गया है उसे हम क्या कहते हैं, भारतीय संविधान कहते हैं। मतलब जितने भी रूल्स रेगुलेशन देश को चलाने के लिए लिखे गए हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, भारतीय संविधान कहते हैं। इस किताब में केवल टोटल 22 चैप्टर है, यानी कि 22 लेसन, जिसे हम 22 भाग कहते हैं, है ना। इसके लेसन को हमेशा भाग कहते हैं। क्या कहते हैं, भाग कहते हैं। इसमें कुछ टॉपिक लिखे गए हैं जिसे अनुच्छेद कहते हैं। 22 भाग में जैसे कि देखो चैप्टर होते हैं, चैप्टर के अंदर क्या होता है, पॉइंट होते हैं ना, अलग अलग टॉपिक के बारे में चैप्टर में। तो वही टॉपिक क्या है, इसमें आर्टिकल है ना। 22 भाग हैं, 22 भाग के अंदर क्या है, बहुत से टॉपिक हैं जिन्हें आर्टिकल कहा गया है, अनुच्छेद कहा गया है, जो कि कितने हैं, 395 अनुच्छेद है। अब देखते हैं संघ और राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक के बारे में। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ यानी कि यूनियन है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं होंगे। जो संघ होता है, संघ से कोई भी देश अलग नहीं हो सकता, है ना। अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है जो कि कभी अलग नहीं होगा। कभी मतलब कोई भी राज्य चाहे कि वहाँ अलग हो जाए भारत से तो वो अलग नहीं हो सकता। कॉन्फेडरेशन, परिसंघ। परिसंघ क्या है, तो परिसंघ के बारे में बात करें, परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करते हैं। छोटे छोटे राज्य जुड़ेंगे और वो अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ देंगे, जिससे क्या होगा, देश का निर्माण होगा। बहुत से राज्य होंगे छोटे छोटे, वो क्या करेंगे, अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ देंगे, जिससे क्या होगा, सरकार देश का निर्माण होगा। परिसंघ बहुत ही कमज़ोर होता है, मतलब जो कॉन्फेडरल होता है ये बहुत कमज़ोर होता है। इसे कोई भी देश आसानी से अलग हो सकता है, इसमें कोई भी देश क्या हो सकता है, आसानी से अलग हो सकता है। अब देखते हैं फेडरेशन यानी कि संघ। संघ की बात करें तो संघ का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा अमेरिका। और सॉरी, यहाँ पर फेडरेशन की बात करें तो फेडरेशन मतलब भी संघ होता है, यूनियन मतलब भी संघ होता है। पर फेडरेशन क्या है, तो फेडरेशन में अमेरिका की एग्जाम्पल जैसे कि, और यूनियन क्या है, यूनियन में भारत समझ रहे हैं, है ना। तो फेडरेशन की बात करें तो राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं, मतलब बहुत से राज्य मिलकर के एक देश का निर्माण करते हैं, और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियाँ जो है देश को देता है, और देश को मतलब और देता है, देश को शक्तियाँ देता है। इन शक्तियों का प्रयोग करके ही जो है, इससे भी कोई भी राज्य अलग हो सकता है। मतलब देख, कॉन्फेडरल से और फेडरेशन से दोनों से ही कोई भी राज्य आसानी से अलग हो सकता है, पर लेकिन संघ से कोई भी राज्य आसानी से अलग नहीं हो सकता। अमेरिका फेडरेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, और यूनियन की बात करें तो भारत जो है वो यूनियन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आर्टिकल 2 में क्या लिखा हुआ है कि संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर, मतलब भारत के बाहर के मतलब जो भी क्षेत्र होगा, भारत के बाहर कोई देश है तो उसे भारत में मिला सकता है। भारत के बाहर कोई देश है उसे भारत में मिला सकता है, जैसे कि सिक्किम एग्जाम्पल के तौर पर, है ना। आगे देखते हैं, या किसी देश का कोई टुकड़ा है, किसी देश का कोई टुकड़ा है भारत में मिलाना चाहता है, उसे मिला सकते हैं। कैसे, तो आर्टिकल 2 के तहत। आर्टिकल 2 में कहा गया है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति सूचना पर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर सिक्किम। सिक्किम जो है इसे 35वें संविधान संशोधन 1974 के तहत जो है सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। कब, तो 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत। और इसे जोड़ा कब गया, मुख्य रूप से 36वां संविधान संशोधन 16 मई 1975 को
सिक्किम को भारत का 22वें राज्य का दर्जा दिया गया। 35वें संविधान संशोधन 1974 के तहत इसे सह राज्य का दर्जा दिया गया सिक्किम को। और फिर 36वें संविधान संशोधन के तहत 16 मई 1975 कब 16 मई 1975 को इसे 22वें राज्य का दर्जा दिया गया। आर्टिकल 3 की बात करें कि आर्टिकल 3 में क्या है, तो संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना उसके अनुमति के, मतलब राष्ट्रपति से बिना अनुमति लिए ही वो क्या कर सकता है, नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तित कर सकता है। आर्टिकल 3 में कहा गया है कि किसी भी देश मतलब राज्य में जो है उसका नाम परिवर्तित कर सकता है, राज्य को अलग विभाजित कर सकता है, उसकी सीमा मतलब जो जैसे कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अगर जो देखा जाए पहले एक ही राज्य थे, इन्हें अलग किया गया तो आर्टिकल 3 के तहत, है ना। यहाँ पर एग्जाम्पल पे लिखा हुआ है जैसे कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ 1 नवंबर सन 2000 को। उत्तराखंड जो है अलग हुआ उत्तर प्रदेश से 9 नवंबर 2000 को। और बिहार से झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को। तो हमने यहाँ पर देखा आर्टिकल 2 के तहत में 2 में क्या कहा गया है, 2 में कहा गया है कि भारत मतलब बाहरी राज्य अगर जो मिलने चाहते हैं तो उसे हम आर्टिकल 2 के तहत मिलाएंगे भारत में, राष्ट्रपति से हम नहीं पूछेंगे। और अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है कि अगर जो हम किसी भी राज्य की सीमा या फिर राज्य का नाम परिवर्तित करना चाहते हैं, राज्य को विभाजित करना चाहते हैं तो आर्टिकल 3 के तहत करेंगे। इसमें हम राष्ट्रपति की जो है हस्तक्षेप राष्ट्रपति नहीं कर पाएगा। आर्टिकल 4 में यही लिखा हुआ है कि जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी, जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी, और अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी यानी किसी भी राज्य को तोड़ेगी या उससे राष्ट्रपति की किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं है। यहाँ पर यही बताया गया है कि राष्ट्रपति मतलब जब मिलाए या फिर तोड़े राज्य को तो उसमें क्या करेगा, राष्ट्रपति से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है आर्टिकल 2 और 3 को, आर्टिकल 2 को और 3 को आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया है। यहाँ पर नोट में है कि जिसको अनुच्छेद 368 में रखा जाता है उसमें क्या होता है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी होता है। मतलब जो जो आर्टिकल 368 में है उसमें क्या है, राष्ट्रपति की हस्तक्षेप मतलब हस्ताक्षर जरूरी होता है, पर जो इससे बाहर है उसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यानी कि अनुच्छेद 368 में आर्टिकल 2 और 3 में जो बातें कही गई हैं वो सम्मिलित हैं, वो मतलब सम्मिलित नहीं है आर्टिकल 368 में, इसलिए से राष्ट्रपति से अनुमति यहाँ पर जरूरी नहीं है। अब देखते हैं अखंड भारत। अखंड भारत की बात करें तो हमारा भारत अखंड भारत था। सबसे पहले 1893 में डूरंड लाइन खींची गई। कब खींची गई, 1893 में, 1893 में डूरंड लाइन खींची गई और अफगानिस्तान अलग हुआ। 1893 में अफगानिस्तान अलग हुआ। पहला देश मतलब भारत से अलग होकर पहला देश कौन बना, अफगानिस्तान बना। अफगानिस्तान 1893 में टूटा और भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है, डूरंड लाइन कहलाती है। इसके बाद 1935 में म्यांमार यानी कि बर्मा जिसे कहते हैं, म्यांमार अलग हुआ भारत से। कब, 1935 में, जो कि दूसरा भारत का दूसरा भाग है। भारत का दूसरा भाग अलग हुआ कौन सा, म्यांमार। कब अलग हुआ, 1935 में। तीसरे की बात करें, तीसरा जो है वो 1947 में अलग हुआ, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान जो कि प्रेजेंट टाइम पर बांग्लादेश है और पश्चिमी पाकिस्तान जो कि प्रेजेंट टाइम पर पाकिस्तान ही है। तो अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान 1947 में अलग हुआ। पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था, है ना। मुस्लिम जनसंख्या वहाँ ज़्यादा थी, इसलिए से मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर यहाँ का पाकिस्तान का विभाजन हुआ था भारत से। एक और पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान हो गया, मतलब दो पाकिस्तान थे, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। रेड क्लिफ रेखा जो है वो भारत पाकिस्तान को अलग करती है। भारत पाकिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है, तो यहाँ पर भारत पाकिस्तान को रेड क्लिफ रेखा अलग करती है। कौन सी रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान को अलग करती है, बांग्लादेश के बीच और भारत के बीच जो लाइन है उसे हम जीरो लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरो लाइन। अब देखो यहाँ पर जब अंग्रेजों ने क्या किया, जब अंग्रेज भारत का विभाजन करना चाह रहे थे, मतलब भारत को जब स्वतंत्र करना चाहते थे, तो उन्होंने क्या कहा कि देसी रियासतों को 3 विकल्प उन्होंने दिया। कौन कौन से, पहला कि पाकिस्तान में मिल सकते हैं वो, दूसरा भारत में मिल सकते हैं,
तीसरा कहा कि वो स्वतंत्र देश बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं आगे कि जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में कितनी रियासतें थी? 552 से अधिक देसी रियासतें थी भारत में। कितनी? 552 से अधिक देसी रियासतें जो हैं भारत में थी। 552 से अधिक देसी रियासतें थी। 552 देसी रियासतों को मिलाकर फेडरेशन बनाना संभव नहीं था। फेडरेशन यानी कि जिस तरह की अमेरिका है ना, उस तरह बनाना संभव नहीं था। तब इसलिए यहाँ पर क्या हुआ कि सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई कि इसे यूनियन बनाएं। सरदार पटेल को किसे जिम्मेदारी दी गई थी? सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई थी कि भारत को क्या फेडरेशन न बना करके यूनियन बनाएं। इस काम में 3 लोग महत्वपूर्ण थे। सरदार पटेल थे, वीपी मेनन थे और माउंटबेटन थे। इन तीनों ने मिलकर के भारत को संघ बनाया यानी कि यूनियन बनाया। इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया। मतलब जितने भी देसी रियासत थे उन सभी को विलय करा लिया, पर 3 राज्य भारत के विलय के लिए तैयार नहीं थे। 3 देसी रियासतें ऐसी थी जो कि भारत में विलय के लिए तैयार नहीं थी। अब देखते हैं कौन कौन सी। तो पहली है हैदराबाद, दूसरी है जूनागढ़, तीसरा है जम्मू कश्मीर। हैदराबाद जो है ये कहता था कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे, पाकिस्तान में मिलना चाहता था। और तो क्या किया सरदार पटेल ने यहाँ पर पुलिस की वर्दी में सैनिक को भेज दिया और यहाँ पर ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत का हिस्सा मिला। मतलब हिस्सा में भारत का हिस्सा बना लिया। किसे? हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत। किसने? तो सरदार पटेल ने। जूनागढ़ की बात करें तो जूनागढ़ ये कहाँ है? तो गुजरात में, प्रेजेंट टाइम के गुजरात में जूनागढ़ जो है गुजरात में स्थित है। ये रियासत क्या चाहता था कि ये भी पाकिस्तान में जाना चाहता था। यानी कि हैदराबाद, जूनागढ़ ये दोनों पाकिस्तान में जाना चाहते थे। तो हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत भारत में लाया गया। और जूनागढ़ की बात करें तो इसे जनमत संग्रह कराकर यानी कि रेफरेंडम के जरिए यानी कि चुनाव करवा करके, मतलब पाकिस्तान के पक्ष में कितने आदमी हैं, भारत के पक्ष में कितने आदमी हैं, तो भारत के पक्ष जो था वो भारी था, है ना। इसलिए से इसे जूनागढ़ को भी भारत में मिला लिया गया। इसके तहत? तो जनमत संग्रह के तहत, ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को, जनमत संग्रह के तहत जूनागढ़ को। अब जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर यहाँ पर क्या था? यहाँ की जनता मुस्लिम थी। देखो जूनागढ़ में एक बात है, जूनागढ़ में जो राजा था वो कौन था? तो हिंदू राजा था। और यहाँ की जनसंख्या कैसी थी? तो मुस्लिम थी। जूनागढ़ की जनसंख्या मुस्लिम थी और राजा जो था वो राजा कैसा था? तो राजा हिंदू था। पर लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या था? यहाँ जम्मू कश्मीर में सॉरी मैं यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ बता दिया हूँ। देखो जम्मू कश्मीर में क्या था? जनता मुस्लिम थी। जम्मू कश्मीर में जनता मुस्लिम थी, राजा हिंदू था। राजा हिंदू हरि सिंह था, ठीक है ना, राजा हरि सिंह था। पर लेकिन जूनागढ़ में क्या था? जूनागढ़ में जस्ट इसका अपोजिट, राजा एक मुस्लिम था जूनागढ़ में और जनता कैसी थी? जनता हिंदू थी। जूनागढ़ की जनता हिंदू थी, राजा मुस्लिम था, जिससे कुत्तों से बहुत प्यार था, है ना। जूनागढ़ में जूनागढ़ के राजा कौन था? तो राजा मुस्लिम था और जनता कैसी थी? जनता हिंदू थी। पर लेकिन जम्मू कश्मीर में जनता मुस्लिम थी, राजा कैसा था? राजा हिंदू था। जम्मू कश्मीर ने कहा कि अरे यार, मतलब हरि सिंह ने कहा कि मैं अपना मतलब स्वतंत्र देश बनाना चाहता हूँ। यहाँ की जनता मुस्लिम थी, उसने कहा कि मैं यहाँ अपना अलग देश बनाना चाहता हूँ। हरि सिंह ने कहा, उन्होंने कहा कि हम ना भारत में रहेंगे और ना पाकिस्तान में रहेंगे, स्वतंत्र देश बनाएंगे। तब तक पाकिस्तान ने मतलब इसमें क्या किया? आतंकवादी घुसपैठ करा दिया। किसमें? जम्मू कश्मीर में। तब हरि सिंह को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे। हरि सिंह को मतलब लगा कि अब हम नहीं बचेंगे। तो हरि सिंह ने क्या किया? नेहरू के पास आए और सरदार पटेल ने नेहरू के पास आए और कहे कि हमको भारत में मिला लीजिए। तो सरदार पटेल ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाया और भारत का अंग बनाया जम्मू कश्मीर को। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर जो है वो विलय पत्र के तहत जो है भारत में मिलता है। यहाँ पर हमने हैदराबाद देखा, हैदराबाद ऑपरेशन पोलो के तहत, जूनागढ़ जो है वो जनमत संग्रह के तहत और जम्मू कश्मीर जो है वो विलय पत्र के तहत। जम्मू कश्मीर का राजा हरि सिंह। आगे देखते हैं, इन सभी देसी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया। इन सभी जितने भी देसी रियासतें थी 552, इन सबको मिलाकर के एक भारत का निर्माण किया गया। इसमें 4 राज्यों को बनाया गया, ABCD, 4 राज्य में विभाजित किया गया। कौन कौन से? ABCD। ए जो था वो ब्रिटिश प्रोविंस था, वह राज्य जहां अंग्रेजों का शासन था।
जहाँ अंग्रेजों का शासन था, ऐसे कितने क्षेत्र थे? 9 क्षेत्र थे। वह राज्य जहाँ केवल अंग्रेजों का शासक था यानी कि ब्रिटिश प्रोविंस, उसे ए में रखा गया, ए राज्य में, ए राज्य की कैटेगरी में। बी राज्य में किसे रखा गया? प्रिंसली स्टेट को। वह राज्य जहाँ देसी रियासतों का शासक था, मतलब देसी रियासतें जहाँ शासन करती थी, उसे बी में रखा गया यानी कि प्रिंसली स्टेट में। और सी की बात करें तो यहाँ पर कमिश्नरी, वह बड़े शहर जहाँ अंग्रेज केवल उस शहर पर कब्जा किए थे, मतलब जहाँ पर बड़े शहर थे उनमें केवल अंग्रेज जहाँ कब्जा बस किए थे, उसे किसमें रखा गया? तो कमिश्नरी में रखा गया यानी कि सी राज्य में। और डी राज्य की बात करें तो ये यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में रखा गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं राज्यों का गठन। पहले क्या हुआ? एसके धर कमेटी आई। एसके धर कमेटी आई, इसने क्या किया? भाषा के आधार पर राज्यों का गठन के लिए सबसे पहले 1948 में एसके धर आयोग आया। एसके धर आयोग किससे संबंधित है? तो भाषा से संबंधित है। किससे? एसके धर आयोग मतलब राज्य मतलब राज्य के गठन के लिए इसने भाषा से संबंधित है। इसने कहा कि भाषा जो है, भाषा आधार सही नहीं है ना। आयोग का गठन किया गया, किंतु इसने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन का विरोध किया, यानी कि इसने कहा कि मतलब भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा करना सही नहीं है। इसने कहा एसके धर कमेटी ने। जेवीपी समिति जो थी, इसका भी यही कहना था। जो एसके धर ने कहा वही जेवीपी समिति ने कहा। तो एसके धर कमेटी कब आई? 1948 में आई। जेवीपी समिति मतलब जवाहरलाल नेहरू, पत्ताभी सीतारामैया और सरदार पटेल। जेवीपी समिति, इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों का गठन का विरोध किया। अब देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है? 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए पेट्टू श्री रामल्लू एक व्यक्ति थे, पेट्टू श्री रामल्लू। इन्होंने क्या किया? भूख हड़ताल कर दिया। भूख हड़ताल पर बैठ गए, जिससे क्या हुआ? इनकी मृत्यु हो गई। 56 दिन के बाद भूख हड़ताल करने इनकी मृत्यु हो गई पेट्टू श्री रामल्लू की। कहाँ? तो तेलुगु में, हैदराबाद में, जहाँ मतलब उस समय नाम नहीं था हैदराबाद, वहाँ मृत्यु हो गई। उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। इनके फलस्वरूप जो है जनता और विरोध करने लगी, विरोध वहाँ बढ़ गया। इसके फलस्वरूप जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि 1 अक्टूबर 1953, ये वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, कब? 1 अक्टूबर 1953 को मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश का अलग कर दिया गया। मतलब आंध्र प्रदेश को कब अलग किया गया? सबसे पहले भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। कब बना? 1 अक्टूबर 1953। बहुत जरूरी डेट है ये। 1 अक्टूबर 1953। अंततः यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो कौन सा राज्य है भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य? हमारा आंध्र प्रदेश। पेट्टू श्री रामल्लू भूख हड़ताल करते हैं, 56 दिन में टपक जाते हैं, है ना। 1952 में, मतलब 1952 की बात है। 1952 में इन्होंने हड़ताल किया। 56 दिन के बाद इनकी मृत्यु हुई। कुछ दिन तक मृत्यु होने के बाद कुछ दिन तक हड़ताल चला। सरकार सोची कि हो सकता है दब जाए, पर लेकिन ये दबने का नाम नहीं ले रही थी। तब नेहरू ने क्या हुआ? व्यवस्था पूर्वक 1 अक्टूबर 1953 को मजबूरी में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया, जो कि भाषा के आधार पर पहला गठन माना जाता है। इसके बाद क्या हुआ? भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछेगा। राज्यों के गठन के लिए कितने समिति बनाई गई थी? 3। कौन कौन सी? एसके धर समिति पहली हो गई, दूसरी जेवीपी समिति हो गई, तीसरी फजल आयोग हो गया। तो फजल आयोग ने कहा कि भाषा के आधार पर ठीक है, बनाएंगे। तो 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया, जिसने क्या किया? भाषा के आधार का समर्थन किया, ठीक है। पर लेकिन एसके धर जेवीपी समिति ने, इन्होंने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन को मंजूरी नहीं दी, बोले कि गलत है। पर लेकिन 1953 में फजल अली आयोग ने कहा नहीं, ठीक है, भाषा के आधार पर ही। इसने अपनी रिपोर्ट कब दी? 1956 में दी। गठन कब होता है? 1953 में होता है फजल अली आयोग का। और अपनी रिपोर्ट कब देता है? तो 1956 में देता है फजल अली आयोग, कि भाषाई आधार पर राज्यों को कानून मान्यता दे दिया जाए। इस आयोग के फलस्वरूप सातवां संविधान संशोधन 1956 में, कब? देखो, 7वें संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ कि इसके बाद एबीसीडी को रद्द करके भाषाई आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे। मतलब एबीसीडी को रद्द कर दिया और 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश
7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत भारत में बने कितने? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। किसने? फजल अली आयोग। कब आया? तो 1953 में इसका गठन होता है। इसने 1956 में अपनी रिपोर्ट दी, 1953 में इसका गठन होता है। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन होता है। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हुआ हो। एस के धर समिति हो गई, जेवीपी समिति हो गई और फजल अली समिति हो गई यहाँ पर। अब देखते हैं पिप्सू राज्य जो था वो सबसे बड़ा यहाँ पर राज्य था, यानी कि पटियाला ईस्ट एंड स्टेट पंजाब स्टेट यूनियन, सॉरी यहाँ पर पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पंजाब राज्य का पुनर्गठन शाह आयोग। अगर जो पूछे पंजाब मतलब पिप्सू का पुनर्गठन किसके आयोग में हुआ? तो शाह आयोग। पिप्सू किससे संबंधित है? मतलब पंजाब राज्यों का पुनर्गठन, पंजाब राज्य का पुनर्गठन, पंजाब पिप्सू। पंजाब का पूरा नाम क्या था? पिप्सू। इसमें बहुत से देखो 4 यहाँ पर जो है 4 राज्यों का इसे मतलब 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश इससे अलग हुए पिप्सू से। पंजाब राज्य का पुनर्गठन शाह आयोग की सिफारिश पर हुआ। पिप्सू 4 भाग में टूटा। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, मतलब हिमालय जहाँ था उसे हिमाचल प्रदेश कहा गया। हिंदी भाषा जहाँ बोली जाती थी उसे हरियाणा कहा गया। पंजाबी जहाँ बोली जाती थी उसे पंजाब कहा गया। और एक यूटी चंडीगढ़ बनाया गया, जो कि हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है ना। इस प्रकार भारत का एक विशाल साम्राज्य जो सिमट कर इतने में रह गया। और क्या हुआ? 28 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। पहले केंद्र में 29 राज्य थे और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर से अलग। देखो हमने यहाँ पर यह बताया कि 28 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश इस तरह से बने, है ना। और क्या हुआ? पहले केंद्र में 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर से क्या हुआ? राज्य का दर्जा छीन लिया गया। जब राज्य का दर्जा इसे छीन लिया गया तो 28 राज्य बचे। इसे और पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अभी प्रेजेंट टाइम पर 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे 9 हो गए थे केंद्र शासित प्रदेश, पर यहाँ पर दमन द्वीप जो है उसे इकट्ठा कर दिया गया और एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। पहले अलग अलग थे, इसलिए इसे अब अपने को क्या याद रखना है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश प्रेजेंट टाइम पर हैं। हमने यहाँ पर जो है इसे पूरा कंप्लीट कर लिया। एक बार रिवीजन फटाफट मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? हम देखा भारतीय संविधान, जिसमें 22 भाषा 395 अनुच्छेद हैं, 1 से 4 आर्टिकल तक में। एक आर्टिकल में क्या कहा गया है? एक आर्टिकल में कहा गया कि भारत राज्यों का संघ है। कॉन्फिडेंस हमने देखा, जो कि आसानी से अलग हो सकता है, बहुत से राज्यों से मिलकर के बनता है, अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ जो है वो राज्य देते हैं कॉन्फिडेंस में, और एक सरकार का निर्माण होता है यहाँ पर। इसी तरह फेडरेशन में भी है। फेडरेशन में बात करें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल फेडरेशन का यहाँ पर फेडरेशन को भी संघ कहते हैं हिंदी में, यूनियन को भी हिंदी में संघ ही कहते हैं। फेडरेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल की बात करें तो अमेरिका हो गया। यूनियन की सबसे अच्छे एग्जाम्पल की बात करें तो भारत हो गया, है ना। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 की बात करें तो आर्टिकल 2 में कहा गया है कि हम मतलब जो विदेश है, मतलब जैसे कि मान लो बांग्लादेश है अभी, ठीक है, बांग्लादेश को भारत में मिलाना है तो हम किस आर्टिकल के तहत मिलाएंगे? आर्टिकल 2 के तहत मिलाएंगे। जैसे कि हमारा सिक्किम जो था, सिक्किम एक पहले देश था। जब सिक्किम एक पहले देश था, सिक्किम ने डर के, चाइना से डर के कि चाइना कहीं मतलब अपने में न मिला ले सिक्किम को, तो सिक्किम ने भारत से कहा कि मुझे अब अपने में मिला लीजिए। सिक्किम ने कहा कि पहले हम मतलब उसे सह राज्य का दर्जा पहले सिक्किम को दिया गया। भाई सिक्किम बोला कि मैं पहले आपके साथ रह के देखना चाहता हूँ कि मतलब हमारे लोगों के साथ व्यवहार कैसा होता है, कैसे मतलब रह पाते हैं लोग कि नहीं रह पाते हैं, उसके बाद हम आप में मिलेंगे। तो 35वें संविधान संशोधन जो है उसमें सह राज्य का दर्जा दिया गया। 35वें संविधान संशोधन 1974 को, 35वें संविधान संशोधन 1974 को सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? 36वें संविधान संशोधन 16 मई 1975 को 22वां राज्य किसे बनाया गया? सिक्किम को बनाया गया। अब देखते हैं आगे। आर्टिकल 3 में कहा गया है कि जो है हम अगर जो देश के अंदर जो भी राज्य हैं, जैसे कि अपना पहले क्या था? मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश बहुत बड़ा क्षेत्र था पहले। मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ बना, कब? 1 नवंबर सन 2000 को। तो इसमें यही कहा गया है कि हम अपने मतलब राज्य को तोड़ सकते हैं, उसका नाम परिवर्तित कर सकते हैं,
क्षेत्रफल सीमित कर सकते हैं या फिर विस्तृत कर सकते हैं। ये सब आर्टिकल 3 में कहा गया है। और आर्टिकल 4 में कहा गया है कि राष्ट्रपति इस सब में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हम चाहे तोड़ें, चाहे जोड़ें, चाहे विदेशी राज्य को मिलाएं या फिर, है ना, मिलाएं या फिर जो भी करें, इसमें आर्टिकल 368 के तहत राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। एक बात मैं बता दूं, यहाँ पर आर्टिकल 368 में जितने भी मतलब जो शामिल हैं उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना आवश्यक होता है, पर लेकिन आर्टिकल 2 को और 3 को इसमें शामिल नहीं किया गया है। मतलब बिना राष्ट्रपति के पूछे ही हम क्या कर सकते हैं, मतलब सरकार क्या कर सकती है, राज्य को विभाजित कर सकते हैं या फिर विदेशी देश को अपने में शामिल कर सकती है। अखंड भारत, यहाँ पर देखें तो 1893 में डूरंड लाइन, 1893 में डूरंड लाइन, ठीक, डूरंड लाइन बनी अफगानिस्तान। फिर 1935 म्यांमार अलग हुआ भारत से, 1947 पाकिस्तान अलग हुआ, 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ। फिर इसके बाद यहाँ पर और फिर इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान का नाम बांग्लादेश पड़ा, जिसे हम जीरो लाइन, इंडिया और बांग्लादेश के बीच की लाइन को जीरो लाइन कहते हैं, और भारत और पाकिस्तान के बीच की लाइन को हम क्या कहते हैं, तो रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, है ना। इसके बाद भारत में कितनी 552 रियासतें थी, 552 से भी अधिक। यहाँ पर सभी भारत में मिल गए थे, मतलब संघ बने। कौन कौन, सरदार पटेल, वीपी मेनन और माउंटबेटन ने मिलकर के इसे संघ बनाया। पर लेकिन 3 राज्य जो थे वो शामिल नहीं होना चाहते थे। कौन कौन से, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत, जम्मू कश्मीर को किसके तहत, तो जनमत संग्रह के तहत, और जूनागढ़ को जनमत संग्रह के तहत, जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के तहत। जम्मू कश्मीर 26 अक्टूबर 1947 को सरदार पटेल ने जम्मू कश्मीर को भारत में विलय किया। कब, 26 अक्टूबर 1947 को। किससे हस्ताक्षर करवाया, तो वहाँ के राजा हरि सिंह थे। मैं बता दूं, जूनागढ़ की, यहाँ पर जूनागढ़ में जो है जनता, जूनागढ़ की कैसी थी, तो हिंदू थी। जूनागढ़ की जनता हिंदू थी और राजा क्या था, मुस्लिम था। इसलिए से जूनागढ़ का राजा जो था वो कहता था कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे। यहाँ पर हैदराबाद, जूनागढ़ दोनों कहते थे कि हम पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, पर लेकिन कोई भी नहीं मिल पाया। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। हम स्वतंत्र देश हैं, स्वतंत्र देश के घोषित कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जब पाकिस्तान ने हमला बोला जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर वाले हाथ जोड़ते हुए आ गए, बोले कि मिला लो भाई। तो 26 अक्टूबर 1947 को सरदार पटेल ने हस्ताक्षर करवाया। नेहरू जी ने सरदार पटेल से कहा कि भाई करवा लो, तो सरदार पटेल ने हस्ताक्षर करवाया हरि सिंह से 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर। इसके बाद यहाँ पर ABCD में 4 राज्य बने। ए मतलब ब्रिटिश प्रोविंस, बी मतलब प्रिंसली स्टेट, सी मतलब कमिश्नरी, डी मतलब यूनियन स्टेट। यहाँ पर भाषा के आधार पर बात करें तो हमारे यहाँ पर 3 कमेटी गठन होता है। पहले एसकेधर कमेटी जो कि भाषा का विरोध करती है। इसके बाद JVP समिति, ये भी भाषा का विरोध करती है। JVP समिति में जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया और सरदार पटेल थे, कहती है ये भी भाषा का विरोध करती है। फिर इसके बाद क्या होता है, 1952 में यहाँ पर पिट्टा श्री रामालू जो है वो मर जाते हैं, भूख हड़ताल कर देते हैं, 56 दिन मर जाते हैं, जिसके कारण नेहरू जी को देखते हुए, व्यवस्था को देखते हुए मजबूरी में 1 अक्टूबर 1953 को जो है वो भाषाई आधार पर राज्य का गठन करना पड़ता है, आंध्र प्रदेश का। पहला राज्य होता है जो कि भाषा के आधार पर गठित होता है, आंध्र प्रदेश। इसके बाद यहाँ पर हमारा 1953 में फजल अली आयोग बनाया गया भाषा के आधार पर। इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर ही राज्य का गठन होगा। कब बनाया गया, 1953 में बनाया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में पेश की। तब 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत क्या हुआ कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत यहाँ पर इसको मिला लिया गया। मतलब यहाँ पर मिला कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश माने गए। इसके बाद यहाँ पर पिप्सू एक राज्य था बहुत बड़ा, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ को अलग किया गया। इस तरह टोटल देख के अभी प्रेजेंट टाइम पर कितने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो भारत में सम्मिलित हैं। अब यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्य की सीमा को परिवर्तित करने की शक्ति प्रदान है। तो किसे प्रदान है, अपने संसद को। संसद यहाँ पर क्या कर सकता है, संसद ही तो विभाजित कर सकता है, देश को विभाजित कर सकता है, मतलब राज्य को विभाजित कर सकता है, देश को मिला सकता है। आर्टिकल 2-3 का यूज अधिकतर संसद ही करता है, ठीक है ना। इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। तो यहाँ पर फिर भी राष्ट्रपति के यहाँ पर हस्तक्षेप जरूरी नहीं होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए गए। तो कितने बनाए गए, 14 राज्य और 6 संघ बनाए गए। जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा कि अभी यहाँ पर हमारी
कौन सी कमेटी आती है? तो फजल अली आयोग आता है। फजल अली आयोग ने कहा कि मतलब 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत 14 राज्य और 6 संघ इसने बताए। 1953 में फजल अली आयोग का गठन होता है, 1956 में अपनी रिपोर्ट देता है फजल अली आयोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संघ को नया राज्य बनाने का अधिकार है? यहाँ पर बोला गया है कि भारतीय मतलब संविधान में निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत मतलब किस आर्टिकल के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो आर्टिकल 3 के तहत जो है वो किसी मतलब नया राज्य बना सकता है। कौन भारतीय संसद नया राज्य बना सकता है? उसकी सीमा को तोड़ सकता है, मतलब एक से अधिक राज्य नाम परिवर्तित कर सकता है। ये सब कौन कर सकता है? आर्टिकल 3 के तहत भारतीय संसद कर सकती है। अगला है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है, तो किसमें है? संसद में। संसद में नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित संविधान संशोधन में किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? तो किसके तहत? तो यहाँ पर 36वें संविधान संशोधन 1974 के तहत जो है वो सिक्किम को 22वां राज्य का यहाँ पर दर्जा दिया गया था, है ना। आगे देखते हैं, आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 2 के तहत संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? संविधान के प्रथम अनुच्छेद के तहत क्या है? भारत राज्यों का संघ है, यानी कि राज्यों का यूनियन, राज्यों का संघ है। आगे देखते हैं, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? संसद को है। किसी राज्य को मिलाने का अधिकार संसद को है। आंध्र प्रदेश एक भाषा राज्य के रूप मतलब भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। कब किया गया? 1 अक्टूबर 1953 को। 1 अक्टूबर 1953 को फजल अली आयोग का भी गठन होता है और 1956 में अपनी रिपोर्ट देता है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया। कब? 1956 में भाषाई आधार पर इसका पुनर्गठन फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट यहाँ पर दी थी। आगे देखते हैं, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में भी 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो आंध्र प्रदेश का। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन होता है, पिट्टू श्रीरामल्लू की मृत्यु के बाद। ठीक है। दिल्ली है क्या है? दिल्ली क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। आगे है, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं प्रेजेंट टाइम पर? कितने हैं? 8 हैं। अगला है, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा देखो यहाँ पर एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्य प्रणाली शक्ति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? संसद को। संसद यहाँ पर राज्यों की स्थापना कर सकता है ना। संघ को मतलब सम्मिलित कर सकता है। ये किसके पास अधिकार है? संसद के पास है। निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? यहाँ पर संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूटी नहीं है। दमन द्वीप है, पुदुचेरी है, अंडमान निकोबार है। अपना आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है। गोवा जो है वो एक राज्य है जो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो यहाँ पर क्या पूछा है? संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। और गोवा जो है हमारा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, केवल राज्य है ना। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मतलब यहाँ पर हमें विचार करना है। पहला है कि संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है, ये इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। अगला है, एसके धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार पर अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। अगला है, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई के पक्ष में नहीं थी। तो ऑप्शन यहाँ पर इसका क्या हो सकता है? कौन सा यहाँ पर करेक्ट है? इसका करेक्ट क्या होगा?
केवल 2 और 3, क्योंकि एस के धर आयोग, दूसरा देखते हैं, एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भारत के आधार को अपेक्षाकृत प्रशासनिक सुविधाओं की वरीयता दी थी। तो यहाँ पर एस के धर आयोग ने जो था, एस के धर आयोग राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार पर अपेक्षाकृत प्रशासनिक सुविधाओं को वरीयता दी थी। नहीं, यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन बी यहाँ पर गलत है। यहाँ ये कह रहा है कि एस के धर आयोग जो था उसने भाषा के आधार पर क्या क्या कहा था, तो नहीं कहा था। ऑप्शन बी हमारा गलत है। ऑप्शन यहाँ पर 3 हमारा सही है। और ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए की बात करें तो संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त है। यूनियन ऑफ स्टेट यानी कि राज्यों का संघ, है ना, क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा इसका करेक्ट आंसर है ना। कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार और रेड कर लेना है। ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट जो आंसर है। अगला है, भारत में कितने राज्य एवं संघ प्रदेश हैं? संघीय प्रदेश हैं, कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं? तो प्रेजेंट टाइम पर 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? मतलब नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है? तो इसका आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, इसका आंसर क्या हो सकता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो है टॉपिक खत्म होता है। अब चलेंगे अगले वीडियो में, हम जो है आगे बात करेंगे इसके बारे में, इसके भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 के बारे में, नागरिकता। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो इसे लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।